हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 3 का पार्ट 2। अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का तो प्लीज़ वो फर्स्ट पार्ट भी देख लिए, और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें हमें बताया गया है, जैसे कि हमने अभी देखा था, जो एफपीटीपी सिस्टम था उसमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो डोमिनेंट कम्युनिटी बन सकती थी, मतलब वो जो वीकर सेक्शन थे उनके ऊपर दबाव डाल सकती थी। तो इस चीज़ को लेकर हमारे सिस्टम में पहले भी डिबेट हुई थी इंडिपेंडेंस से पहले। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम में क्या होता था कि देखते हैं हम, इस सिस्टम में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, और जो वोटर्स होते थे वो भी उस स्पेशल कम्युनिटी के ही होने चाहिए थे। जो मगर ये सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे फ्रेमर्स थे उन्होंने ये रूल इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो हमारे यहाँ वोटिंग राइट है वो हर सिटीज़न को है। तो इसलिए हम यहाँ पर सिस्टम यूज़ किया गया रिजर्वेशन का। इसमें रिजर्वेशन में क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एक स्पेशल कम्युनिटी को बिलोंग करने चाहिए, मगर जो वोटर्स किसी भी कास्ट के किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं। मगर जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें सिर्फ जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो एक स्पेशल कम्युनिटी के होने चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रिजर्वेशन है हमारे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में भी। ये जो प्रोविज़न था रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ये स्टार्टिंग में सिर्फ 10 ईयर के लिए करा गया था, मतलब स्टार्टिंग के 10 ईयर्स के लिए। मगर जो आगे अमेंडमेंट्स हुई उसके थ्रू ये 2020 तक कर दिया गया था। हमारे जो इलेक्टेड सीट्स है लोकसभा की, 543 में से 84 सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, और 47 सीट्स लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ये रिजर्वेशन होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ये किस बेसिस पर होती है और ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उसका नाम होता है डेलिमिटेशन कमीशन। जो डेलिमिटेशन कमीशन होती है ये प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट करी जाती है, मतलब जो ये कमीशन होती है प्रेसिडेंट इसे इलेक्ट करता है, और ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करता है। जो डेलिमिटेशन कमीशन होती है ये रिजर्वेशन मतलब डिसीजन का इनका प्रोसेस है, वो पहले हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन पर देखता है, मतलब कौन से एरिया में किस कास्ट के कितने लोग हैं, और फिर उस जहाँ पर हाईएस्ट प्रोपोर्शन होता है, जैसे हम शेड्यूल्ड ट्राइब का देखें, शेड्यूल्ड ट्राइब का जहाँ हाईएस्ट प्रोपोर्शन होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। अब हम यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में देखें तो डेलिमिटेशन कमीशन यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखती है। पहला कि वो जो प्रोपोर्शन होना चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट का वो हाइयर होना चाहिए, और जैसे कि हम देखें शेड्यूल्ड कास्ट इंडिया में डिफरेंट स्टेट में अलग अलग तरीके से बटी हुई है। तो ये जो शेड्यूल्ड कास्ट की जो रिजर्वेशन होती है ये इवनली डिवाइडेड है पूरे कंट्री में। जैसे कि हमने देखा अभी तक, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्वेशन हुई है ये सिर्फ 2 स्पेशल कम्युनिटीज़ के लिए करी गई है, और ये बाकी किसी भी डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए नहीं है। अब जैसे कि इनके लिए रिजर्वेशन करी गई है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसी तरीके से कई बार डिमांड हुई है 1/3 सीट्स को रिज़र्व करने के लिए वुमेन के लिए। उसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में भी इन्हें मतलब रिजर्वेशन दी गई है, और एक ये अमेंडमेंट करने के लिए प्रपोज़ करा गया है, मतलब जैसे बिल प्रपोज़ किया जाता है वो करा गया है प्रपोज़, मगर पार्लियामेंट में अब तक वो बिल पास नहीं हुआ है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो कोई भी अगर हम देखें किसी ट्रू इलेक्शन के बारे में तो पहले हम ये सोचते हैं कि वो इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर है तभी वो एक ट्रू टेस्ट है इलेक्शन का।
और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है ये करा जाता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है? किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए हर सिटीज़न, एक जो एडल्ट सिटीज़न होता है उनको राइट होता है वोट करने का, और इसी राइट को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। 1989 तक इंडिया में एक एडल्ट का मीनिंग था 21 ईयर्स होनी चाहिए उस एडल्ट की, मगर 1989 के बाद एक अमेंडमेंट हुई और ये जो एलिजिबिलिटी थी एज की ये 18 कर दी गई। और जो एडल्ट फ्रेंचाइज होता है ये इंश्योर करता है, मतलब ये देखता है कि हर सिटीज़न एक मतलब पार्टिसिपेट कर सके हमारे इलेक्शन के प्रोसेस में। जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब जैसे कि हर सिटीज़न को राइट होता है। तो कई कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखा गया है कि कई लोग थिंकर्स ये सोचते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए राइट टू वोट के लिए, मगर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उनका एक बिलीव था कि हर एडल्ट को एक इक्वल राइट होना चाहिए कि वो डिसाइड कर सकते उनके लिए क्या गुड है और उनकी सोसाइटी किस चीज़ से आगे बढ़ सकती है। हम देखें हर सिटीज़न को एक राइट है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उसके लिए क्या एज रिक्वायरमेंट्स है और क्या चीज़ें उसके लिए चाहिए तो वो हम पढ़ते हैं। लोकसभा के और असेंबली के इलेक्शन में अगर खड़ा होने के लिए मिनिमम एज हमें चाहिए होती है 25 ईयर्स, मतलब कोई भी इंडियन सिटीज़न कम से कम 25 ईयर्स का होना चाहिए इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। और यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है, जैसे कि अगर कोई सिटीज़न 2 साल या 2 साल से ज़्यादा जेल में रह चुका है, मतलब इम्प्रिजमेंट अगर हो चुकी है उसे, तो वो डिसक्वालीफाइड हो जाता है। और यहाँ पे ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है इनकम की, एजुकेशन की, क्लास, जेंडर, इन सभी की कोई वो नहीं है लिमिटेशन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इस टॉपिक में हमें मेनली बताया गया इलेक्शन कमीशन के क्या राइट्स हैं और उसकी क्या मतलब अधिकार है। यहाँ पर हमें दिया गया एक आर्टिकल 324(1). इस आर्टिकल में हमें बताया गया है जो इलेक्शन कमीशन होती है उसका रोल होता है वो डायरेक्शन देता है, कंट्रोल करता है और प्रिपेयर करता है इलेक्टोरल रोल्स को, और कंडक्ट करवाता है इलेक्शंस को पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर में, हर स्टेट और पूरे कंट्री वाइज भी। और जितने भी इलेक्शंस होते हैं चाहे वो प्रेसिडेंट के हों, वाइस प्रेसिडेंट के हों या फिर एमएलए एमपी, किसी के भी इलेक्शन हो, तो वो सारा प्रोविज़न आता है इलेक्शन कमीशन के अंदर। अब हम देख रहे हैं यहाँ 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन था वो एक सिंगल मेंबर था, मतलब जो उसका हेड था वो एक सिंगल सिटीज़न था। अब जो 1989 थे उसके बाद से ये जो इलेक्शन कमीशन थे वो 2 मल्टी मेंबर्स हो गए थे, मतलब पहले सिर्फ एक सिंगल इलेक्शन कमिश्नर होता था और 1989 के बाद से वहाँ 2 इलेक्शन कमिश्नर हो गए, मगर जल्द ही वहाँ पे फिर सिंगल मेंबर पे आ गए। और अब हम देखें यहाँ 1993 के बाद से, मतलब 1993 के बाद से अब तक जितने भी इलेक्शन कमिश्नर आए हैं वहाँ 2 इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं और ये सिस्टम मल्टी मेंबर हो चुका है। अब हम यहाँ देखें तो मल्टी मेंबर क्यों हुआ, मल्टी मेंबर होने से इलेक्शन कमिश्नर को क्या फ़ायदा है। उसमें हमें मेनली ये फ़ायदा होता है कि कोई भी फेवर नहीं कर सकता। अगर कोई सिंगल सिटीज़न होगा, मतलब सिंगल अगर इलेक्शन कमिश्नर होगा तो वो फेवर कर सकता है अपनी स्पेशल कम्युनिटी को या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर सकता है। अगर 2 होंगे तो वो फेवर नहीं कर सकते, वो दोनों अलग अलग जगह से बिलोंग करेंगे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग हो सकते हैं। अब यहाँ देखें हम 2 इलेक्शन कमिश्नर है और उसके ऊपर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अगर कोई जैसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिले इलेक्शन कमिश्नर के और जो उसके नीचे इलेक्शन कमीशंस काम करते हैं, यहाँ हम देखें तो 3 इलेक्शन कमिश्नर हो गए, 2 इलेक्शन कमिश्नर और एक इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मेनली इसमें 3 हेड होते हैं और हम देखें अगर इनके बीच में कोई
मतलब बहस हो गई या फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिला, तो ये जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है। और अब हम देखें, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ज़्यादा पावर है नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर से? ऐसा नहीं है, उन सभी के पास इक्वल पावर्स होती हैं। अब हम देखें इलेक्शन कमिश्नर कितने दिन टाइम के लिए अपॉइंट हो जाता है। वो है, या तो वो 6 ईयर के लिए अपॉइंट होगा, या तो इलेक्शन कमिश्नर की एज 65 होनी चाहिए। इन दोनों में से जो भी पहले होता है उसके हिसाब से किया जाता है। जैसे अगर 65 प्लस पूरे होने से पहले उसके 6 ईयर पूरे हो गए एज ए इलेक्शन कमिश्नर, तो उसकी पोस्ट हटा दी जाती है। या फिर अगर 6 ईयर पूरे होने से पहले वो 65 ईयर्स का हो गया, तब भी उसकी पोस्ट हटा दी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो प्रेसिडेंट उसे हटा सकता है, मगर प्रेसिडेंट उसे कब हटा सकता है? जब मतलब दोनों हाउस पार्लियामेंट के अगर रिकमेंडेशन करेंगे स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी होता है मतलब कि 543 में से 2/3 वोट होने चाहिए कि उन्हें हटा दिया जाए इलेक्शन कमिश्नर को। अब ऐसा क्यों होता है? ताकि दोनों हाउस की रिकमेंडेशन क्यों चाहिए होती है? ताकि जो रूलिंग पार्टी है वो धमकी ना दे सके इलेक्शन कमिश्नर को कि तुम हमारा सपोर्ट करो वरना हम तुम्हें हटा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए इस सिस्टम को ऐसा बनाया गया है। जो मेनली इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका हटाने का मेनली अधिकार होता है प्रेसिडेंट के पास। अब जैसे हमने इतना सारी चीज़ पढ़ी इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में, तो उसका फंक्शंस भी होते हैं, तो अब हम उनके फंक्शन पढ़ते हैं। जो इलेक्शन कमीशन होता है उसका काम होता है कि वो सुपरवाइज़ करे वोटर लिस्ट को और वोटर लिस्ट को बनाए। जैसे कि अगर कोई हट गया है, मतलब जैसे किसी की डेथ हो गई है वोटर लिस्ट में से, तो उसका नेम हटाना है, या फिर कोई रिसेंटली 18 ईयर कंप्लीट किया है तो उसका नेम ऐड करना है, ये सभी चीज़ें। और वो इलेक्शन का टाइम और शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं। वो सभी इलेक्शंस को लेकर सारी नोटिफिकेशंस तैयार करते हैं, डेट बताते हैं वो कि कब नॉमिनेशन फ़ाइल हो सकते हैं, जो लास्ट डेट होते हैं वो बताते हैं, और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, मतलब अगर किसी को अपना नाम हटाना है जिसने अब रिप्रेजेंटेशन के लिए अपना नाम करा है, तो वो सभी चीज़ें इलेक्शन कमिश्नर करता है। अब इलेक्शन कमीशन का और काम होते हैं जैसे कि वो बताता है कि किस तारीख को इलेक्शन होंगे और कब काउंटिंग होगी और डिक्लेरेशन कब होगी रिजल्ट्स की। ये सभी काम इलेक्शन कमीशन के हैं। उनको ये भी अधिकार होता है कि ये पूरी प्रोसेस में वो डिसीजन ले सकते हैं कि जो इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर हो। इलेक्शन कमीशन चाहे तो इलेक्शंस को पोस्टपोन कर सकता है और वो कैंसिल भी कर सकता है। वो चाहे तो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन दोबारा भी करवा सकते हैं या फिर उसकी रिकाउंटिंग करवा सकते हैं। जो इलेक्शन कमीशन होता है वो हर पॉलिटिकल पार्टी को एक अलग सिंबल देता है। जैसे कि हमने देखा होगा हर पार्टी का एक अलग चिन्ह होता है, हर पार्टी का अलग निशान होता है। उसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन होती है, जैसे कि इसके इतने सारे फंक्शन है, तो मेनली इलेक्शन कमीशन के कुछ लिमिटेड स्टाफ होता है, तो वो ये सारा काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की हेल्प लेता है। मतलब जैसे IAS IPS होते हैं उन सभी की हेल्प लेता है। तो ये अगर जो इलेक्शन कमीशन है वो चाहे तो किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफ़र करवा सकता है और उसका ट्रांसफ़र रोक भी सकता है और उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है। ये सब वो किस बेसिस पे कर सकता है कि अगर उन्हें लगे कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे तब। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन है वो अब अपने पावर को मतलब उनकी पावर यूज़ करने लगे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी पावर बढ़ा दी गई है। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है अब वो अपनी पावर्स का अच्छे से यूज़ कर रही है। और जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से लिखा था, बट पावर्स अब रिसेंटली में यूज़ करनी अच्छे से स्टार्ट करा है। अब हम नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। रिसेंटली जो 50 ईयर्स थे, मतलब जो पास्ट के 50 ईयर्स थे, उसमें 14 लोकसभा इलेक्शन हुए हैं और इनमें से कई सारे इलेक्शन हुए हैं, जैसे स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शंस भी हुए हैं। जो इलेक्शन कमीशन होता है उनको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है इलेक्शंस को करवाने के लिए। जैसे कि हम देखें
असम, पंजाब और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। अब हम पढ़ते हैं लाइन। इट हैज़ ऑल्सो फेस द डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑफ हैविंग पोस्टपोन द इलेक्शन प्रोसेस मिडवे इन 1991 when the ex-president, the ex-prime minister Rajiv Gandhi was assassinated during campaigning। जो इलेक्शन कमीशन थी उन्हें एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी जब जो इलेक्शन थे 1991 में, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके राजीव गांधी, जब उनकी हत्या कर दी गई थी 1991 में, जब इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे राजीव गांधी की जब डेथ हो गई थी, मतलब उनको मार दिया गया था, तब उनको इलेक्शन कमीशन को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। जो 2002 में इलेक्शन कमीशन को एक अलग तरीके की क्रिटिकल सिचुएशन का फेस करना पड़ा था, जो गुजरात असेंबली इलेक्शन हुए थे उस टाइम पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है क्या? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक तरीके से एक सजेशंस दिए गए हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कमियां हैं इलेक्शंस को लेकर, उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ सजेशन दिए गए हैं। जो इलेक्शन कमीशन होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं, काफ़ी स्कॉलर्स, इन सब ने कुछ मतलब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को प्रपोज किया गया है। तो हम फर्स्ट रिफॉर्म पढ़ते हैं। आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन should be changed from FPTP to some variant of PR system. This would ensure that parties get seats as far as possible in proportion to their votes they get. इसका मतलब है कि फर्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया है कि जो हमारे सिस्टम है FPTP, उसे कुछ हद तक PR सिस्टम कर देना चाहिए, ताकि जो सीट्स हैं, जो सीट्स रिज़र्व की जो सीट्स हैं, जैसे किसी पार्टी को जितने परसेंट वोट्स मिले उतने ही परसेंट उसी प्रोपोर्शन में उन्हें सीट्स भी मिल सके। ये हमारा फर्स्ट रिफॉर्म है। अब हम सेकंड रिफॉर्म पढ़ते हैं। देयर शुड बी स्पेशल प्रोविजन टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 1/3 वुमेन आर इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। सेकंड प्रोविज़न है हमारा, मतलब सेकंड रिफॉर्म, दैट इज़ कम से कम हमें 1/3 सीट्स रिज़र्व कर देनी चाहिए वुमेन के लिए पार्लियामेंट और बाकी असेंबलीज़ में भी। थर्ड रिफॉर्म, देयर शुड बी स्ट्रिक्टर प्रोविजंस टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। द इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट आउट ऑफ स्पेशल फंड। जो रोल ऑफ मनी है वो कुछ लिमिटेड कर देना चाहिए और कंट्रोल में रखना चाहिए, और जो इलेक्शन के जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट को पे करना चाहिए एक स्पेशल फ़ंड के थ्रू। अब हम फोर्थ रिफॉर्म पढ़ते हैं। कैंडिडेट्स विद एनी क्रिमिनल केस शुड बी बेयर्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस इवन इफ देयर अपील इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। जो भी कैंडिडेट है, अगर उसके खिलाफ़ कोई भी क्रिमिनल केस है, जैसे कि किसी की हत्या करना हुआ या फिर इसी टाइप का कोई केस जो क्रिमिनल केस कहते हैं हम, अगर वो केस है तो उसको मतलब वो पार्टिसिपेट ना कर सके इलेक्शन में, चाहे अभी उसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई पूरी हुई हो या ना हुई हो। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट रिफॉर्म है हमारा, देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज़ ऑफ कास्ट रिलीजन अपील्स इन द कैंपेन। जैसे कि हमने देखा है काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंपेनिंग के टाइम अपनी स्पेशल कास्ट को रिप्रेजेंट करती है, अपनी स्पेशल रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्पेशल कास्ट और रिलीजन के बारे में कोई भी कैंपेनिंग के टाइम ना बोल सके। अब नेक्स्ट रिफॉर्म, देयर शुड बी द लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड टू इंश्योर दैट दे फंक्शन इन ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मैनर। एक लॉ बनना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस पर ध्यान रख सके और ये इंश्योर कर सके कि जो फंक्शंस वो कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक मैनर में हो रहा है या फिर नहीं। तो अभी इस चैप्टर में इतने रिफॉर्म दिए गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट नीचे पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम लीगल रिफॉर्म्स देयर आर 2 अदर वेज ऑफ इंश्योरिंग दैट इलेक्शन रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेशन एंड डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल।
जो लीगल रिफॉर्म्स थी, जो हमने पढ़ी है लीगल रिफॉर्म्स थे, इन लीगल रिफॉर्म्स के अलावा दो अदर तरीके हैं, दो एक्स्ट्रा तरीके हैं जिसके थ्रू इलेक्शन के एक्सपेक्टेशन को हम देख सकते हैं। जो पहला है वो है जो लोग हैं वो खुद इतने एक्टिव हो जाएं कि जो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। मगर हम यहाँ देखें तो जो ऑर्डिनरी पीपल का जो रोल होता है रेगुलर बेसिस पे वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ ये ज़रूरी हो जाता है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है या फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन सब का ध्यान रखें और जो इनकी फंक्शनिंग है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं इन सभी पर अच्छे से अपनी नज़र बनाए रखें। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही और ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। तो फ्रेंड्स थैंक यू।